हेलो। देखिए, हुआ ये कि अंग्रेज़ जब आए तो उन्होंने एक्सप्लॉइट करना शुरू किया, ये सब पता ही होगा आपको, है ना। और जब एक्सप्लॉइट करना शुरू किया तो धीरे धीरे लोगों ने अपना रिस्पांस भी देना शुरू किया, लेकिन जो रिस्पांस था वो जनरली लोकल हुआ करता था या बहुत लिमिटेड स्कोप होता था लोकल लेवल पे। जैसे जो ट्राइबल रिवोल्ट जो भी हुआ, पर्टिकुलर एक एक रीजन की वजह से हुआ और एक पर्टिकुलर टेरिटरी में हुआ। उसका कोई पैन इंडिया या ऐसा कोई लार्ज स्केल मकसद नहीं होता था, ठीक है। तो लेकिन धीरे धीरे ये जो एक्सप्लॉयटेशन का जो दर्द था ये एक्यूमुलेट हो रहा था। और जैसे प्रेशर कुकर में होता है ना, जब आप बहुत वो करते हैं तो प्रेशर जब एक्यूमुलेट होता है तो कई बार सीटी बजता है और नहीं तो फिर बर्स्ट कर जाता है। ऐसा ही हुआ, कई सीटियां हमने बजाई लेकिन उन्होंने सुना नहीं। तो एक बार 1857 में जाके वो प्रेशर कुकर जो था वो बर्स्ट कर गया, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि ये फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस था, यहीं से नेशनलिज्म का बर्थ होता है इंडिया में, क्योंकि पहली बार यहाँ पे सब साथ आए। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, जैसे मार्क्सिस्ट लोगों का मानना है कि नहीं, जैसे फ्यूडलिज्म था और कैपिटलिज्म का अराइवल हो रहा था तो बीच में एक रिवॉल्यूशन बनता था, तो वो रिवॉल्यूशन हुआ। ये राय अपने किसी खास काम का नहीं है, अपने काम का है कि जो है वो देखेंगे। सबसे पहले तो आखिर जो हुआ तो पीछे कारण क्या था, व्हाट वर द कॉजेज बिहाइंड दिस रिवॉल्यूशन। We can divide all those causes into 4 categories: political cause, economic cause, social and religious cause, and administrative cause. And then we will study some immediate causes. Political cause, कुछ ऐसे पॉलिसीज़ बनाए, कुछ ऐसे लॉ या ऐसा टेक्निक यूज़ किया अंग्रेज़ों ने जिससे कि यहाँ के लोगों को काफ़ी दुख हुआ। ऐसे टेक्निक्स कुछ जैसे कि सब्सिडियरी अलायंस का पॉलिसी। सब्सिडियरी अलायंस का पॉलिसी वेलेस्ली लेके आया था। लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में गवर्नर जनरल रहा 1798 से 1804 तक या 5 तक। जब वो यहाँ आया तो वो उसने पॉलिसी बनाया सब्सिडियरी अलायंस का, ठीक है। जब उसने सब्सिडियरी अलायंस का पॉलिसी बनाया उसमें ये था कि यहाँ के जो स्टेट के किंग हुआ करते थे, बहुत सारे राजा होते थे ना, आपको पता होगा जब इंडिपेंडेंस मिला तो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे अपने यहाँ पे, इतने राजा थे उस समय पे। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, उनको कहा कि सुनो, आपके पास जो सेना है वो कैपेबल नहीं है इतना कि वो आपके दुश्मन से लड़ सके। तो उसने कहा कि फिर क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आपको हम देते हैं अपना आर्मी और हमारा जो दुश्मन है वो आपका भी दुश्मन है, तो हम लोग क्यों ना साथ लड़ें, ठीक है। तो शुरू में ये होता था कि अंग्रेज के आर्मी और इंडियन आर्मी साथ में लड़ते थे। इंडियन आर्मी मतलब जो उस राजा का अपना आर्मी होता था, दोनों साथ में लड़ते थे। फिर धीरे धीरे अंग्रेजों ने कहा कि आपके जो सेना के जवान है वो धोती पहन के लड़ते हैं इंडियन स्टाइल में, हमारा कहाँ टेक्नोलॉजी है, आप कहाँ तलवार से लड़ते हैं, ये जमता नहीं है, आप अपने आर्मी को डिसबैंड कर दीजिए, हम आपको देंगे सारा सपोर्ट। तो राजा ने कहा ठीक है, राजा को लगा इतना अच्छा आर्मी मिल रहा है, क्या दिक्कत है, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे कर लेते थे वो लोग। फिर धीरे धीरे वो कहते थे कि इस जो आप एक काम कीजिए, अपने स्टेट में ही हमारे सेना का एक टुकड़ा रख लीजिए, रेजिमेंट। तो राजा ने कहा ठीक है। फिर कहा कि आप इसका मेंटेनेंस भी कीजिएगा, तो कहा ठीक है। जब मेंटेनेंस की बात हुई तो उन्होंने कहा कि इतना पैसा लग रहा है, बहुत खर्चीला सेना हुआ करती थी ब्रिटिश का। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें एक ज़मीन का टुकड़ा दे दीजिए, उसका रेवेन्यू हम लेंगे और फिर ऐसे ही हम चलाएंगे सेना अपना। तो वो भी कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि देखिए, आपका जो कोर्ट है उसमें एक हमारा आदमी रहेगा, हम एक अपना आदमी अपॉइंट करेंगे उसमें। तो कहा ठीक है। कहा और ये सब सब्सिडियरी अलायंस का फीचर है, ठीक है। तीसरा फीचर ये कि आप किसी यूरोपियन को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रखेंगे हमसे बिना पूछे। चौथा ये कि आप किसी भी दूसरे स्टेट से निगोशिएशन नहीं करेंगे हमसे बिना पूछे। ये सब कंडीशन था सब्सिडियरी अलायंस का, ठीक है। और ये इम्पोज करता था, जैसे ही किसी स्टेट ने साइन किया कि हम आज से सब्सिडियरी अलायंस साइन करते हैं, तो उसी दिन से ये सब लागू हो जाता था उसके ऊपर, ठीक है। ऐसा बहुत सारा स्टेट था, जैसे निज़ाम ऑफ हैदराबाद, मैसूर भी आफ्टर टिप्पू सुल्तान, उन्होंने भी सब्सिडियरी अलायंस में चले गए वो भी। उसके बाद और भी बहुत सारे थे। खैर, एक तो ये था सब्सिडी अलायंस का पॉलिसी, जो कि बहुत नाराज़ किया यहाँ के लोगों को। 100 से ज़्यादा स्टेट इसके अंदर आए, है ना। उसके बाद एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, ये आपको पता ही होगा, झांसी का बड़ा फेमस स्टोरी है। तो इसमें क्या होता था कि अगर कोई राजा है और उसका अपना बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, तो उसका एडॉप्टेड सन जो है उसको उस स्टेट का हायर नहीं बनाया सकता। तो वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आपका ले लेगी सारा सत्ता।
तो ऐसे बहुत सारे लोग थे। जैसे झांसी में जो राजा था उनका कोई राव थे ना, गंगाधर राव शायद, तो उनका बेटा, उनको नहीं था अपना बेटा, बायोलॉजिकल बेटा, तो उनसे ले लिया गया और इसीलिए रानी ऑफ झांसी लड़ी भी 1857 का रिवोल्ट, अभी देखेंगे आगे। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो पॉलिटिकल कारण अगर देखें तो मेजर ये 2 कारण, और प्लस माइनस बहुत सारे लॉज, इतना अपने काम का नहीं, क्योंकि हमको अल्टीमेटली एक फ्रेम करना है 15 नंबर का आंसर। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक कारण देखिए, जब अंग्रेज यहाँ आए ना तो उन्होंने एक यूनिलैटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी लाया, जिसमें ये हुआ कि इंडिया का गुड्स अगर जाएगा ब्रिटेन तो उनके शोर लाइन पे, उनके बॉर्डर पे कस्टम लगेगा बहुत ज़्यादा इंडियन गुड्स पे, और अगर वहाँ से इंडिया आता है कोई गुड्स तो इंडिया के बॉर्डर पे कस्टम 0 होगा। इससे क्या होगा कि यहाँ से जो सामान जा रहा है 100 रुपये का, वहाँ 400 रुपये का हो जाएगा, और वहाँ से जो 100 रुपये का सामान आ रहा है वो यहाँ 100 रुपये का ही रहेगा। तो ऑब्वियसली यहाँ से एक्सपोर्ट रुक जाएगा और वहाँ से एक्सपोर्ट कंटिन्यू रहेगा। और इतना ही नहीं, वहाँ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गया था, तो जो सामान हम यहाँ 100 रुपये में बनाते थे वहाँ मशीन वो 10 रुपये में बनाता था। तो यहाँ जो बाज़ार में यहाँ का जो इंडस्ट्रियलिस्ट था, इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं कहेंगे, जो हैंडलूम मेकर तो कपड़ा बनाता था मान लीजिए, तो वो लोग अगर 100 रुपये में कोई कपड़ा बनाता था तो वो अंग्रेज जो भेजते थे वो 10 रुपये का होता था। तो ऑब्वियसली मार्केट कोलैप्स कर गया यहाँ के लोगों के लिए। तो उससे क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। अब जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा मतलब इंडस्ट्री कोलैप्स कर गया, तो क्या होगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन विल ऑलवेज बी फॉलोड बाय डी अर्बनाइजेशन। मतलब अर्बन एरिया में जो लोग रहते थे, जिनका काम मिल रहा था इंडस्ट्री में, वो सब खत्म हो गया, इंडस्ट्री ही खत्म हो गया तो काम खत्म। तो डी अर्बनाइजेशन, लोग क्या करेंगे, अर्बन एरिया से गांव की तरफ मूव करने लगेंगे। जब डी अर्बनाइजेशन होगा तो क्या होगा, रूरलाइजेशन हो जाएगा, मतलब लोग गांव चले जाएंगे। रूरलाइजेशन होगा तो क्या होगा, लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि कोई और कोई ऑक्यूपेशन है नहीं वहाँ ऐसा खास। तो क्या होगा, एग्रीकल्चर पीजेंटाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, सीरीज समझिएगा, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर डी अर्बनाइजेशन, फिर रूरलाइजेशन और फिर पीजेंटाइजेशन। जब पीजेंट बढ़ गए तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर पे ओवर क्राउडिंग हो गया। जब ओवर क्राउडिंग हुआ और लैंड का भी फ्रैगमेंटेशन हो गया, पहले अगर किसी के पास 10 यूनिट का लैंड था, 5 लोग और आ गए उसके फैमिली में, तो अब 2-2 यूनिट बचा। तो जब आपके पास छोटा लैंड का टुकड़ा होता है तो प्रोडक्टिविटी बहुत कम होता है। आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन में यही हुआ था, लैंड को इकट्ठा लाया गया था साथ में ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए। खैर, तो ये हो गया, लैंड बहुत कम हो गया। जब आपके पास लैंड कम है तो प्रोडक्शन कम, प्रोडक्टिविटी कम, और ऐसे में क्या होगा, आपको हमेशा एग्रीकल्चर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लोन लेना पड़ेगा। और लोन लेने के लिए बैंक उस समय में था नहीं, तो कहाँ जाएंगे आप, मनी लेंडर के पास। तो अब वो लोग बहुत चार्ज करते थे इंटरेस्ट रेट। तो ऐसा क्या होता था, धीरे धीरे डेट ट्रैप में फंस जाते थे वो लोग, और डेट ट्रैप में फंस के कई दफ़ा सुसाइड करते थे या लैंडलेस वर्कर की तरह काम करते रहते थे, सॉरी वो कैमरा गिर गया। ठीक है, अच्छा, हाँ, आपके पास पहले ज़मीन है और अब आप ज़मीन नहीं है आपके पास। ज़मीन एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडिया में, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, कल्चरली भी। तो आपका इकोनॉमिक नुकसान तो हुआ ही, कल्चरल नुकसान भी हो गया, तो लॉस ऑफ कल्चर भी हो गया। अब एक सीरीज बना दीजिए, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डी अर्बनाइजेशन, रूरलाइजेशन, पीजेंटाइजेशन, ओवर क्राउडिंग ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड फ्रैगमेंटेशन एंड देन लॉस ऑफ कल्चर। इकोनॉमिक कारण यही है, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरे चार्ट को। ठीक है, उसके बाद एक कॉज है सोशियो रिलीजियस कॉज। यहाँ पे जो कस्टम था, उस कस्टम पे ब्रिटिश ने अटैक किया, और रिलीजन पे भी। रिलीजन पे कैसे, क्रिश्चियन मिशनरी को परमिशन मिल गया इंडिया में कि आप जाइए और क्रिश्चियन रिलीजन को, मिशनरी रिलीजन को प्रीच कीजिए। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में उनको लीगल परमिशन मिला, उससे पहले भी उनको परमिशन था ही, वो ऐसा कर ही रहे थे। वो लोग क्या करते थे, पैसा वैसा दे करके या मल्टीपल मैनिपुलेटिव मेथड को यूज़ करके वो लोग क्या करते थे, हिंदू टू क्रिश्चियन या मुस्लिम टू क्रिश्चियन करवाते थे, कन्वर्ट करवाते थे लोगों को। तो लोग कन्वर्ट नहीं होते, तो उसका एक बड़ा कारण था कि अगर आप कन्वर्ट हो गए तो आपको जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिलना था हिस्सा में, वो नहीं मिलेगा, है ना। तो अंग्रेज़ों को लगा इसके कारण ये एक हिंड्रेंस है, इसके कारण पीपल आर इनहिबिटिंग दिस कन्वर्जन प्रोसेस। तो हुआ ये कि उन्होंने एक एक्ट पास किया, रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट। इसमें ये हुआ कि अगर आप कन्वर्ट भी होते हैं तो आपको हिस्सा मिलेगा एंसेस्ट्रल। प्रमोशन दे दिया, एक प्रमोट करने का एक स्टेप लिया, किस चीज़ को, कन्वर्जन को।
और इतना ही नहीं बल्कि और भी, जैसे हमारे कस्टम में भी काफ़ी इंक्लूड किया उन्होंने। जैसे कि जो हमारा सती का कस्टम था, भले ही वो बहुत ख़राब था लेकिन कस्टम था, उसको उन्होंने एक्ट पास करके रोक दिया। विमेन एजुकेशन पे फोकस करने लगे वो लोग विडो रीमैरिज के लिए एक्ट पास कर दिया। तो यहाँ के लोगों को अखड़ने लगा कि ये हमारे अब कल्चर में घुस रहे हैं, यहाँ तक इकोनॉमी तक ठीक था, अब ये नहीं चलेगा। और धर्म में इंट्रूजन समझ ही सकते हैं आप। तो ये भी एक कारण है। इसके अलावा और भी छोटे बड़े कारण हैं, जैसे एक एडमिनिस्ट्रेटिव कारण है कि करप्शन बहुत ज़्यादा था लोअर स्केल के ऑफिसर्स में, एकदम एलियन एडमिनिस्ट्रेशन था, लोगों को समझ ही नहीं आए लॉ वो जो भी था, ठीक है। तो ये भी कारण था, लेकिन और भी कारण हैं, ये सब मेजर कारण हैं जो अपने को लिखना है। इन सब के अलावे कुछ इमीडिएट रीज़न भी हैं, जैसे आपको पता होगा ये पूरा 1857 का रिवोल्ट जो है उसमें सेना का बड़ा रोल रहा है, उन्हीं का मेजर रोल रहा है, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ, उस समय में बहुत ज़्यादा अनटचेबिलिटी था, आज भी है पर आज कम है। कहते हैं ना कि कास्ट सिस्टम वी हैव सक्सेसफुली ब्रॉट सम क्रैक्स इन द कास्ट सिस्टम स्ट्रक्चर बट इट इज़ येट टू बी कोलैप्स्ड। तो अभी भी है लेकिन उतना पहले जितना था उतना नहीं है। तो जब पहले कास्ट सिस्टम अनटचेबिलिटी था, तो एक बार क्या हुआ, एक सेना का कोई रेजिमेंट था, वहाँ पे एक कोई छोटा कास्ट का आदमी एक सेना के जवान को पानी ला के दिया और उसने कहा कि हम पानी तुम्हारे हाथ से नहीं पियेंगे। तो उन्होंने कहा कि उसने कहा जो पानी ला के दिया था, कहा आप मेरे हाथ से पानी तो नहीं पीते, और जो बंदूक यूज़ करते हैं एनफील्ड राइफल, उसमें जो आप गोली के लिए कार्ट्रिज रखते हैं, जो दांत से जिसको चबाते हैं, वो आपको पता है पिग और कॉ के फैट से बना होता है, जो आपको रिलीजन में प्रोहिबिटेड है ये करना, आपको नहीं यूज़ करना है। तो उन्होंने कहा तुमको कैसे पता? तो उसने कहा कि मैं इसी फैक्ट्री में काम करता हूँ जहाँ ये बनता है। तो पहली बार शक हुआ और फिर उन्होंने चेक किया तो इनको लगा कि हाँ सही है ये, और फिर इन्होंने अंग्रेज़ों ऑफिसर से कहा कि इसको बंद कीजिए, लेकिन वो लोग कहाँ मानने वाले थे। फिर धीरे धीरे ये लोगों ने, पहले बैरकपुर रेजिमेंट में मंगल पांडे 36 रेजिमेंट था उनका शायद, उन्होंने कहा और उनको फांसी मिल गया। उन्होंने मार्च में कुछ किया था शायद, और उसके बाद 6 अप्रैल को उनको फांसी मिला। जब फांसी मिला तो एक गुस्सा और एक्यूमुलेट हुआ कि हमारे आदमी को फांसी दे दिया, और पहले से ये था ही कि हमारा रिलीजियस प्रोसेस में ये कार्ट्रिज वगैरह डाल रहे हैं फैट का, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, 10 मई का दिन था 1857, रमज़ान का 15th डे। इन्होंने सोचा कि आज हम लोग हंगामा बोल देते हैं, ठीक है। और मेरठ से ये लोग दिल्ली की तरफ बढ़ गए। दिल्ली का उस समय में शासक हुआ करता था बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल का एक्सटेंडेड था, लेटर मुग़ल में से लास्ट रूलर रहा वो, और उसको लाल किला मिला हुआ था। हालांकि था वो पेंशन पे जाता था अंग्रेज़ों के, और लेकिन उसको लाल किला में रहने का परमिशन दिया हुआ था, तो वो वहीं रहता था। रमज़ान का समय था तो वो नहा रहा था 11 मई को 4 बजे शाम को। वो देखता है कि एक जगह पे दूर में कहीं धुआं हुआ बहुत, तो उसने अपने आर्मी को भेजा, ठीक है, आर्मी को भेजा। और उसका एक प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था एहसानुल्लाह खान, उसको बोला कि पता करो। तो जब पता किया तो पता चला कि कुछ लोग आ रहे हैं इधर की तरफ, और वो ऐसा लगता है कि इंडियन आर्मी के ही लोग हैं, ठीक है। तो रेड फोर्ट में रहता बहादुर शाह जफ़र था, बट सिक्योरिटी इंचार्ज अंग्रेज हुआ करते थे। उसका नाम था रॉबर्ट डगलस ही, ठीक है। तो वो अलर्ट हो गया कि कौन है, और वो लोग आए। उन्होंने कहा कि हमें मिलना है इनसे, एम्पेरर से। जब वो मिला तो वो लोग दीवाने आम में इकट्ठा हुए, और इकट्ठा होकर के खूब फायरिंग वायरिंग हुआ। और ये देख रहा था बहादुर शाह जफ़र की ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसको डर था कि अंग्रेज़ तो मार ही देगा ये सब देखेगा तो, और डगलस भी देख रहा है। फिर उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हम आपको बादशाह डिक्लेयर करेंगे और हम लड़ेंगे या वैसा वैसा, आप हमारा साथ दीजिए। वो बहुत सोच समझ के उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है साथ देना पड़ेगा, और उन्होंने साथ दिया। फिर इन लोगों ने शुरू किया, और 2-3 दिन होते होते दिल्ली तो खाली कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। एक इंसिडेंट है, आपने देखा भी होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, कुछ अंग्रेज औरत और बच्चे उस किले में छिप गए थे लाल किला में, और इन लोगों ने उन लोगों को मार दिया। उनकी गलती नहीं थी कोई, वो लोग तो बस छिपे थे। और इसी चार्ज में कि बहादुर शाह जफ़र के सामने इनोसेंट
लोगों को मारा गया। इसी चार्ज में बहादुर शाह जफर को सज़ा मिला, उनको रंगून भेजा गया। खैर, तो एक बार ये शुरू हो गया, दिल्ली में स्टार्ट हुआ, दिल्ली में बहुत वायलेंस हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे दानापुर रेजिमेंट में हुआ। दानापुर रेजिमेंट का चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि बैरकपुर रेजिमेंट इंडिया का सबसे बड़ा कैंटोनमेंट था उस समय पे, और उसके बाद सेकेंड लार्जेस्ट कैंटोनमेंट दानापुर का था। ठीक है, तो दानापुर में हुआ, यहाँ पे भी लोगों ने, सेना के जवानों ने वो कर दिया, और फिर यहाँ से वो लोग चले गए जगदीशपुर, वीर कुंवर सिंह को साथ किया। खैर, ये बात की बात है। ठीक है, तो अलग अलग हिस्से में रिवोल्ट होता है। जैसे कानपुर में नाना साहेब जो होते हैं, जो मराठा से भाग के वहाँ रेफ्यूज़ होते हैं, वो रिवोल्ट करते हैं। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई करती है। लखनऊ में वो बेगम हजरत महल, डू नो हु वाज सी, वो था ना, वो एक राजा, अवध का लास्ट शासक जो था वाजिद अली शाह, जिसको कि इन लोगों ने कलकत्ता में रखा हुआ था हाउस अरेस्ट करके, है ना। उसकी लास्ट बेगम थी वो, उनको 100+ बेगम थी, उसमें से ये लास्ट थी। तो इन्होंने कहा कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। लखनऊ रेसिडेंसी कैप्चर कर लिया था इन्होंने। खैर, जो भी है, तो ऐसे अलग अलग जगह पे अलग अलग लोगों ने कमान संभाला, नेतागिरी, लीडरशिप लिया। ठीक है, और रिवोल्ट किया, और ये रिवोल्ट अंग्रेज़ों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। बहुत अंग्रेज़ों को मारा है लोगों ने। ठीक है, बहुत वायलेंट हो गया ये। लेकिन अंग्रेज़ के पास बहुत ऐसे फैक्टर्स थे, जिसका भी डिस्कशन करेंगे हम लोग, जिसकी वजह से इस रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया। लेकिन यहाँ से एक वी फीलिंग आ गया। देखिए, जब भी ग्रुप के अंदर एक वी फीलिंग आ जाए ना, तो समझिए कि काम बन गया। ठीक है, तो ये वी फीलिंग आ गया। सबसे बड़ा फैक्टर था उसमें हिंदू मुस्लिम यूनिटी। क्यों? क्योंकि एक तो इन्होंने बहादुर शाह जफर, जो कि एक मुस्लिम था, उसको रूलर चुना। ठीक है, और दूसरा कि कॉ फैट हिंदुओं के लिए प्रोहिबिटेड था और पिग फैट मुस्लिम के लिए। देख रहे हैं यूनिटी का क्या फैक्टर है। तो एक सबसे बड़ा फैक्टर था हिंदू मुस्लिम यूनिटी, और वही खलता था अंग्रेज़ों को। बाद में तोड़ेंगे वो, आप देखेंगे धीरे धीरे कैसे टूटेगा आने वाले क्लासेस में। खैर, तो एक फीचर क्या था इस रिवोल्ट का? हिंदू मुस्लिम यूनिटी। दूसरा फीचर कि पहली बार नॉर्थ वेस्ट, मतलब पूरा नॉर्थ से लेकर के नीचे नर्मदा नदी तक, यहाँ तक फैला। इतना बड़ा रिवोल्ट नहीं हुआ था अभी तक। मैंने कहा ना, लोकल होता था हमेशा। संथाल का है तो संथाल लड़ेंगे, तो ऐसा था। तो ये हुआ। ठीक है, और हाँ, तो कॉजेज़ हमने डिस्कस किया, इमीडिएट कॉज, और हुआ ये कि ये लोग दिल्ली पहुँच गए हैं और रिवोल्ट कर रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो कॉजेज़ हो गया, कॉजेज़ समझ गए, और कैसे कैसे रिवोल्ट शुरू हुआ, मेरठ से दिल्ली, है ना, ये सब। ठीक है, और बहादुर शाह जफर को ये सब चुनना। उसके बाद कुछ क्वेश्चन एड्रेस करना चाहिए, ये कि इससे हमको मिला क्या, आउटकम क्या मिला। तो आउटकम, पहली बात तो ये कि नेशनलिज्म का फीलिंग यहीं से शुरू होता है, और इसके जस्ट बाद ईस्ट इंडिया कंपनी कोलैप्स करती है, इंडिया में ख़त्म। इंडिया में ब्रिटिश क्राउन हैंड ओवर करता है, सॉरी टेक ओवर करता है। ठीक है, और रानी यहाँ की रानी बन जाती है, क्वीन एलिजाबेथ शायद। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आते हैं, इसके बाद हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो बदला थोड़ा सा, तो इससे कुछ ना कुछ अपने यहाँ पे सिचुएशन बदला। और इतना ही नहीं, नेशनलिज्म होने के बाद एक इंटेलेक्चुअल क्लास निकल के आएगा। आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे कि इसी की जस्ट 25-30 के साल के बाद कांग्रेस बन जाएगा आगे जाकर के। इतना पॉलिटिकल अवेयरनेस हो जाएगा इसके बाद। तो बहुत इम्पैक्ट हुआ अपने सोसाइटी पे। पर उससे बड़ा सवाल ये बनता है कि ये फेल क्यों किया? जब इतना कुछ हुआ तो फेल क्यों किया? फेल करने का सबसे बड़ा कारण था लीडरशिप स्ट्रांग नहीं था। जिस नेता को इन्होंने चुना ना, बहादुर शाह जफर को, वो 78 ईयर्स के आसपास के थे। उनके पास इतना नहीं था कि वो संभाल सके कमान, तो लीडरशिप नहीं मिला। ठीक है, और जैसे बिहार में कुछ लोगों ने, जैसे बिहार में वीर कुंवर सिंह ने लिया था, वीर कुंवर सिंह ने, तो बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, अपने लोकल एरिया में सक्सेसफुल हुए, लेकिन उसको नेशनलाइज नहीं कर पाए रिवोल्ट को। पहला फैक्टर, लीडरशिप कमज़ोर, स्ट्रांग लीडरशिप नहीं था। ठीक है, उसके बाद इसका एक्सपेंशन नहीं हुआ बहुत, मतलब कि साउथ इंडिया तो अनटच्ड रहा, ईस्ट इंडिया में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा लोगों को, इधर भी गुजरात वगैरह में कुछ नहीं, कश्मीर में कुछ नहीं, तो लिमिट हो गया ना फिर, है ना, ज़्यादा हुआ ही नहीं कुछ। ठीक है, लिमिटेड एरिया कवरेज कह सकते हैं। उसके बाद और कारण फेल होने का, और कारण ये था कि
अंग्रेज के पास जो सेना हुआ करता था वो बहुत टेक्नोलॉजी में ज़्यादा हुआ करता था, हमसे बहुत आगे था। उनके पास जो ऑफिसर्स होते तो वो ट्रेंड ऑफिसर्स उस ज़माने के, जो इतने केपेबल थे कि अपने यहाँ पे नहीं था उतना केपेबल ऑफिसर्स। ठीक है, तो एक ये भी कारण था कि अपने पास बहुत ऑब्सलीट टेक्नोलॉजी था, वेपन बहुत ऑब्सलीट था। उसके बाद और फैक्टर ये कि कुछ जमींदारों ने धोखा दिया। जैसे अवध का कुछ ताल्लुकदार था, पहले तो उन्होंने साथ दिया और जैसे ही अंग्रेजों ने उसको वादा कर लिया कि तुम छोड़ दो, तुमको हम वापस ज़मीन कर देंगे, जो तुम्हारा ज़मीन कैप्चर किए हैं, वो छोड़ के चले गए। ये भी धोखा मिला, बहुत लोगों ने धोखा दिया। बहुत सारे स्टेट तो अनटच्ड रह गए, जैसे कि कुछ स्टेट ने तो धोखा दिया ऐसे कि जैसे रानी ये जो थी, झांसी की रानी जो थी, ये जब तात्या तोपे के मदद से लड़ते हुए निकल रही थी, झांसी से ग्वालियर गई, तो ग्वालियर में जो सिंधिया रूलर था वो धोखा दे दिया इनको, वो अंग्रेज़ों के साथ था। इतना ही नहीं, एक मौलवी थे ना, वो जो अवध रीजन के थे, उनका नाम था मौलवी अहमदुल्लाह शाह। ठीक है, वो जामनगर में थे, सॉरी जामनगर में नहीं थे, मौलवी अहमदुल्लाह फैजाबाद में थे। ठीक है, जो आज का अयोध्या है। तो जब वो वहाँ पे थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ के जो ज़मींदार थे उनको बोला कि आप क्यों नहीं इसके खिलाफ़ लड़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं लड़ेंगे। और उनको इतना नहीं, वो मौलवी का सर काट के वो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के टेबल पे डिनर में प्रेजेंट किया गया और उसको 5,000 रुपये भी मिला इनाम में, 50,000 रुपया, सॉरी। ठीक है, तो धोखा मिला, बहुत लोगों को बहुत धोखा मिला। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से फेल हो गए हम लोग। लेकिन यहाँ से शुरू हुआ मैटर, यहीं से शुरू होता है। इसी रिवोल्ट के बाद एकदम मैटर सब कुछ बदल जाएगा। इंडिया में एक, मैंने कहा जैसा, वी फीलिंग आएगा और सब कुछ बदलेगा। मेरे ख्याल से कॉज डिस्कस कर लिया, वाई फेल्ड डिस्कस कर लिया, व्हाट अचीव्ड डिस्कस कर लिया, एक प्रोसेस भी डिस्कस किया, कुछ फेमस पर्सनालिटी का नाम डिस्कस किया, जैसे बेगम हजरत महल। उनको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि उसमें उनका बहुत विमेन एम्पावरमेंट में रोल रहा है। उन्होंने एक विमेन का अलग रेजिमेंट बनाया सेना में। उन्होंने विमेन को बोला कि आप भी घर से बाहर आइए। उस ज़माने में आप सोच सकते हैं, मुस्लिम होके, जहाँ पर्दा सिस्टम इतना होता था, तो उनको देख लीजिएगा। विमेन में आपको झांसी की रानी भी थी। तात्या टोपे का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा, जो पहले नाना साहब के साथ थे। जब नाना साहब लूज़ कर गए तो वो झांसी के सब चले गए उनके साथ लड़ने के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल। मौलवी अहमदुल्लाह, जो पयावन के एरिया में जो ज़मींदार थे, उन्होंने धोखा दिया उनको फैजाबाद के रीजन में। ठीक है, एक जनरल बख्त खान था, बहादुर शाह को असिस्ट वही कर रहा था। ठीक है, तो ये सब नाम इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद तो कॉजेज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। बाकी अगर कुछ लगे कि ये रहेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, देखते हैं फिर। ठीक है, थैंक यू।